अभी देखो, अभी अपन लास्ट टाइम यहाँ पर छोड़ दिया था। वी हैड लेफ्ट योर बेसिकली एडवर्स इफेक्ट्स के वहाँ पर। तो हम लोग को अभी एडवर्स इफेक्ट्स करने के कैप्टोप्रिल के। एक सेकेंड ना, मैं इसको ज़रा घुमा देता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन इसका बात करेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स की बात करेंगे। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि हाइपोटेंशन इन इनिशियल शार्प फॉल इन बीपी अकर्स स्पेशली इन डायबिटिक ट्रीटेड एंड सीएचएफ पेशेंट्स। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका देखो, अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि अगर आपने दिया हुआ है किसी बंदे को कैप्टोप्रिल, तो कैप्टोप्रिल की वजह से जो एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं, बराबर। तो एंजियोटेंसिन 2 अगर बनेगा नहीं तो ऑफकोर्स फॉल इन बीपी जो है दिखा जाएगा। तो अभी इसके साथ अगर आपने डायरेटिक्स भी दे दिया है और बंदे को उसके ऊपर से सीएचएफ भी है, तो उस बंदे का इतना शार्प फॉल होगा बीपी का कि दैट विल लीड टू हाइपोटेंशन। हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है मोर लाइकली इन पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन एंड दोज टेकिंग के प्लस स्पेरिंग डायरेटिक्स। तो हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है। हाइपरकैलेमिया इसलिए हो सकता है क्योंकि मतलब ये लीड्स टू हाइपरकैलेमिया। इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि कैप्टोप्रिल हाइपरकैलेमिया क्यों करवाता है। बट येस, इट इज़ बेसिकली लीडिंग टू इम्पेयर्ड इन मतलब hyperkalemia, and especially in those people who are like with impaired renal function and in those taking K plus sparing diuretics। ठीक है, तो कफ अ पर्सन विद बेसिक कफ अकर्स इन 4 to 6%। ये कफ का जो एग्जाम्पल मतलब कफ का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो भी आपको समझ में आएगा अभी बाद में। इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू ब्रैडिकाइनिन। ओके, सो कफ persistent basic cough occurs in 4 to 6% of patients within 1 to 8 weeks, often requires discontinuation of the drug subsides 4 to 6 days thereafter। तो बेसिकली मतलब 1 to 8 वीक्स के अंदर अगर पेशेंट में दिख रहा है कि कफ, एक ब्रेसी कफ दिख रहा है अपने को, परसिस्टेंट है ये, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन से निकल गया एक दिन आ गया, एक दिन निकल गया एक दिन आ गया, ऐसा नहीं, एकदम परसिस्टेंट कफ चाहिए। तो 1 to 8 वीक्स अगर ऐसे किसी मतलब बंदे को 1 to 8 वीक्स के अंदर अगर किसी बंदे को ऐसा दिख रहा है तो हम लोग को ड्रग को जो है डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, ड्रग को लेना बंद करना होगा। एंड फिर क्या हो जाएगा ना कि जो भी प्रॉब्लम है कफ की वो सबसाइड हो जाएगी 4 से 6 दिन के अंदर अंदर। अभी ऐसा नहीं है कि डोज रिलेटेड है बेसिकली, कि भाई जितना ज़्यादा डोज दोगे उतना ज़्यादा आपको कफ होगा। बट इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू, बेसिकली इट इज़ कॉज बाय द इनिबिशन ऑफ रैडिकल सब्सटेंस पी ब्रेक डाउन इन द लंग्स ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। तो ऐसे भी कोई इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर मतलब क्या होता है कि देखो, सबके अंदर ब्रैडिकाइनिन होता है, बट अगर ब्रैडिकाइनिन का सब्सटेंस पी का अगर हमने ब्रेक डाउन इनिबिट कर दिया है लंग्स के अंदर, तो उस बंदे को बेसिकली कफ हो सकता है। अब ये इनिबिशन क्यों हुआ ब्रैडिकाइनिन सब्सटेंस पी का? बिकॉज हमने एंजियोटेंसिन 2 को बनने दिया ही नहीं। अगर एंजियोटेंसिन 2 बनता तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इट वुड हैव बीन लीडिंग टू द ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस पी, एंड उससे कफ अपने को होता ही नहीं। बट क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारे सब्सटेंस पी ब्रैडिकाइनिन का बेसिकली ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, एंड दैट इज़ वाई वी कैन ऑल्सो से दैट कफ हो सकता है। और ये सिर्फ ये मतलब काफ़ी ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स भी होते हैं, सब में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो 4 to 6% पेशेंट्स, 4 to 16% पेशेंट्स में ऐसा होता है। दिस आर द एडवर्स इफेक्ट्स। नीचे और भी कोई एडवर्स इफेक्ट्स हैं बेसिकली कैप्टोप्रिल, जैसे सॉरी एलर्जीज, रैशेज, यूटिकाई, एंजियोडिमा। तो एंजियोडिमा भी हो सकता है एंड रैशेज यूटिकाई भी हो सकते हैं। देन फीटोपैथिक, ये जितने भी टर्म्स हैं ना आप इसको गूगल करके देख सकते हो। इट्स नॉट नीडेड कि भाई सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बट ठीक है। ग्रैनुलोसाइटोपेनिया एंड प्रोटीनूरिया आर रेयर। ठीक है, प्रोटीनूरिया मतलब क्या होता है कि यूरिन में प्रोटीन निकलना। ओके, बट हाँ ठीक है, मैंने फिर अपना अक्यूट रीनल फेलियर इज प्रेसिपिटेटेड बाय ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors in patients with bilateral renal arterial stenosis due to dilation of afferent arterioles and fall in GFR। तो मतलब क्या हो गया है कि acute renal failure, ठीक है, कोई कोई लोगों के अंदर acute renal failure हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ड्रग। क्यों? बिकॉज ड्यू टू, हाँ वो भी उन पेशेंट्स के अंदर जिनका बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। ठीक है, आर्टेरियल स्टेनोसिस मतलब क्या है, आपका जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो चुका है। ओके, तो अगर सिंपल टर्म्स में बात करूँ, स्पेसिफिक टर्म्स में तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है, बट अभी के लिए समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि
रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मतलब क्या होता है कि आर्टरी आपकी जो है रीनल की वो ब्लॉक हो चुकी है, एंड फिर अगर इस आर्टरी को आपने डायलेशन कर दिया, ठीक है, इस आर्टरी को आपने अगर डायलेट कर दिया है, इस आर्ट पहले ही ब्लॉक है वो, और ब्लॉक की वजह से जो बेसिकली जो ब्लड फ्लो है वो वैसे ही कम जाए, और उसके अंदर आपने थोड़ा बहुत जो प्रेशर था जिससे ब्लड जा भी रहा था, अगर उस प्रेशर को आपने डिमिनिश कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई देर विल बी अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, एंड दैट विल लीड टू अक्यूट रीनल फेलियर बेसिकली। तो अगर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ इसको, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप एस इनहिबिटर्स दोगे तो एस इनहिबिटर्स का ये काम है कि वेसोडाइलेशन करना। अगर वेसोडाइलेशन होगा तो इफरेंट आर्टीरियल है, जो इफरेंट आर्टीरियल का अगर आपने वेसोडाइलेशन कर दिया, सी देयर आर टू आर्टीरियल्स इन द इन द किडनी, इफरेंट आर्टीरियल्स एंड एफरेंट आर्टीरियल्स। तो अगर आपने इफरेंट आर्टीरियल का स्पेसिफिकली अगर आपने उसका, इफरेंट आर्टीरियल वो आर्टरी है बेसिक, वो आर्टरी जिसके अंदर से ब्लड आ रहा है आपका, करेक्ट, तो हाँ किडनी के अंदर एंटर करेगा, तो इसके लिए मैं इफरेंट आर्टीरियल की बात कर रहा हूँ। इफरेंट आर्टीरियल में वैसे भी आपको मतलब जो ब्लड जा रहा है वैसे वो पहले से ही ब्लॉक्ड है स्टेनोसिस की वजह से, एंड उसके ऊपर से फिर आपने ये भी कर दिया है उसको, जो छोटा मोटा प्रेशर डेवलप होकर वो ब्लड जा रहा था ब्लॉकेड एरिया से, उस प्रेशर को आपने डिमिनिश कर दिया एंड डायलेशन करवा दिया है वहाँ पर वेसल का, तो प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इट विल लीड टू less and less blood basically reaching that glomerular apparatus, and that will lead to acute renal failure. अदर एज लिमिटर्स आर इनालेप्रिन एंड डेसनोप्रिन, ठीक है, तो चलो ठीक है, बट ये आपका एडवर्स इफेक्ट्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपने को रैशेज, यूट्रिक डायस्गुसिया, फीटोपैटिक, ये सब हो सकता है, और ये जो अपन ने अभी पढ़ा कि स्लाइट हाइपरटेंशन हो सकता है बिकॉज इन पेशेंट्स विच आर एक्चुअली टेकिंग डायरेटिक्स एंड द पेशेंट्स हु आर हैविंग CHF। और भी दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है कि एस इनहिबिटर है, तो अगर वो आपने एस इनहिबिटर लिया तो प्रॉब्लम ये होगी कि अपने कफ एक ब्रीजी परसिस्टेंट कफ देखने को मिलेगा, मतलब ये कुछ बंदों के अंदर होता है, तो जो एकदम ये कुछ ही बंदों के अंदर होता है, ये कुछ ही लोगों के अंदर ही ऐसा देखा गया है, 4 to 16% लोगों के अंदर ही देखा गया है इसको, बिकॉज दे आर ससेप्टेबल टू ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट है। एंड देन डायस्गुसिया, फीटोपैटिक, ठीक है, देन पैशेज यूट्रिकारिया है, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, देन अक्यूट रीनल फेलियर वी सॉ, ओके। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। अभी उन्होंने क्या किया है ना कि उन्होंने उसका यूज़ बताया कि एग्जैक्ट यूज़ क्या है इसका, तो एस लिमिटर्स को अभी उन्होंने फर्स्ट लाइन ड्रग्स बना दिया। अभी आप सोचोगे कि हाइपर टेंशन के अंदर जब हमने बात की थी तो CCBs आर ऑल्सो द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, उसके साथ साथ में अगर कोई ड्रग है जो उसके साथ अपन यूज़ करते हैं, दैट इज़ और एस इनहिबिटर्स। तो एस इनहिबिटर्स इज नाउ फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन ऑल ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन। About 50% of essential hypertension respond to monotherapy with ACE inhibitors, and majority of the rest to their combination with diuretics or beta blockers. Safety in asthmatic, diabetics, and peripheral vascular disease patients. Prevention of secondary hyperaldosteronism and Gay loss due to diuretics. सो अभी हम लोग सोच रहे थे कि चलो अगर बंदे का हाइपरटेंशन कम करना है, अगर बंदे को हाइपोटेंशन करवाना है उसके बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड प्रेशर फॉल करवाना है, तो हम सोचते हैं कि चलो डायरेटिक्स दे देते हैं। डायरेटिक्स की वजह से क्या हो जाएगा कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, एंड सिंस द ब्लड वॉल्यूम इज़ बेसिकली गोइंग डाउन, हम लोग ये बोल देते कि चलो यार सही है, ब्लड प्रेशर बेसिकली इवेंचुअली फॉल हो जाएगा, इवेंचुअली इट विल गो ऑन फॉलिंग। बट द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस इज़, द मेजर प्रॉब्लम बिहाइंड दिस इज़ डायरेटिक्स जो है, स्पेसिफिक डायरेटिक्स की अगर बात करूँ तो स्पेसिफिक डायरेटिक्स लीड टू सेकेंडरी अल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, ड्यू टू K+ लॉस एंड वाटर लॉस एज वेल। तो सेकेंडरी अल्ट्रासोनोनिज्म हो जाता है, एंड देन इट कैन लीड टू मेजर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। तो ऐसी प्रॉब्लम जो डायरेटिक्स के साथ दिखती है वैसी प्रॉब्लम हम लोग कैप्टोप्रिल के साथ बिल्कुल दिखती नहीं। और ये भी एक चीज़ है कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग है बेसिकली, ठीक है। और द रिवर्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, हाँ अगर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो चुकी है, सपोज़ अभी मैं बात करूँ, सपोज़ कि आपका जो मतलब वेंट्रिकल है, ठीक है, वेंट्रिकल्स इस्केमिक हो चुके हैं, वेंट्रिकल्स हैव बिकम इस्केमिक एंड देन दे आर नॉट एबल टू, इस्केमिक मतलब क्या होता है कि दैट पर्टिकुलर वेंट्रिकुलर टिश्यू इज़ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट टिश्यू बिकम्स बेसिकली इस्केमिक। अब अगर वो इस्केमिक बन गया है तो वो बेसिकली इतना ज़्यादा फोर्स लगा नहीं पाएगा, इतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कर नहीं पाएगा, और
उसकी वजह से बॉडी में ब्लड सब जगह नहीं पहुंच पाएगा बराबर से। तो बॉडी यही सोचेगी कि कॉन्ट्रैक्शन बराबर हो नहीं रही है, तो आई थिंक टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन बराबर कर नहीं रहा है, तो बॉडी ये सोचेगी कि लेट्स डू वन थिंग, वील इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो वो वेंट्रिकल्स का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। तो इस हाइपरट्रोफी को रिवर्स करने के लिए हम लोग एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली जब इवेंचुअली जब आपका सर्कुलेशन जो है रिस्टोर होने चालू हो जाएगा, बॉडी में ब्लड जाना प्रॉपर हो जाएगा, वैसे वैसे अपने आप जो हार्ट है उसका अपने आप जो टिश्यू हाइपरट्रोफी में चला गया था वो अपने आप रिवर्स होके नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। सो ये भी एक एडवांटेज है कि भाई हम लोग वी कैन यूज़ दिस टू रिवर्स द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इसलिए भी बिकॉज लेफ्ट वाला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ब्लड टू द एक सेकेंड। हाँ, और मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए बोला क्योंकि मतलब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल मेजरली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग दी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द एंटायर बॉडी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर ज़्यादा काम रहता है एक्चुअली में, कि पंप करके एकदम ज़ोर से पंप करना ताकि यू नो उतना प्रेशर डेवलप हो, एंड देन एओर्टा जो है सारी बॉडी के अंदर ब्लड को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर मेजरली लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी अगर अपने को, हाँ, देन नेक्स्ट थिंग यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नो डेट्रोटिस इफेक्ट ऑन प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल। ओके, सो मेजर थिंग जहाँ पर लिखा हुआ है लिपिड प्रोफाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब हमने टॉपिक चालू किया था हाइपरटेंशन का, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डायरेटिक्स का जो लिपिड प्रोफाइल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल है वो मतलब ऐसा कुछ इफेक्ट है ही नहीं। नो रिबाउंड हाइपरटेंशन ऑन विड्रॉवल, वैसा नहीं है कि विड्रॉवल कर दे तो हाइपरटेंशन आ जाएगा, नो। बाद में ठीक है, तो इतना वाले होना चाहिए अपने को। तो बेसिकली कैप्टोमिल का जब भी अपन याद रखेंगे तो कैप्टोमिल का एक बार ये याद रखना पड़ता है अपने को कि एडवर्स इफेक्ट्स कौन से हैं। एडवर्स इफेक्ट्स यही है कि इसका स्लाइट हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है ना, अगर स्पेशली इन पेशेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम CHF, ठीक है, एंड स्पेशली इन द पेशेंट्स हु आर बेसिकली टेकिंग डायरेटिक्स ऑल्सो, ओके, तो उनमें ऐसा देखने को मिलता है अपने को। देन ऑल्सो इन पेशेंट्स बेसिकली, हाँ ऑल्सो इन पेशेंट्स नहीं, हाँ इट इज़ ऑल्सो सीन दैट 4 to 6% पेशेंट्स के अंदर हमने को एक ब्रीजी परसिस्टेंट कफ देखने को मिलता है, कफ देखने को मिलता है। तो डैट कैन बी रिवर्स्ड, or that cough can subside basically after withdrawing the drug, and within 4 to 6 days that will basically subside, that adverse effect will subside, cough का adverse effect। और दूसरा में बोल सकता हूँ डाइसगुसिया भी हो सकता है, फीटोपैटिक हो सकता है, देन रैशेज, यूट्रिकारिया एंड स्टफ, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू सम अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, एंजियोडिमा, ठीक है। तो और एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कैप्टोपिल की कि ये सब के साथ साथ वो एक और चीज़ कर सकता है, हाँ ग्रैनुलोसाइटोपेनिया, हाँ एक और चीज़ एक्यूट रीनल फेलियर, ये भी बोलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और अपन ने यूजेस वगैरह देखे कि कैप्टोपिल किस जगह में यूज़ हो सकता है, ओके। और ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन द इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ओके। हाइपरटेंशन केस में द फर्स्ट लाइन ड्रग्स अलॉन्ग विद CCBs। और इसका एक एडवांटेज ये है कि इसको हम एस्थमा में दे सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर का जो प्रॉब्लम था हम लोग को एस्थमा के अंदर, वो प्रॉब्लम हमको दिखेगा नहीं। देन वी कैन ऑल्सो गिव इट इन केसेस ऑफ लाइक, मतलब अगर हाइपोकैलेमिया भी होगा नहीं, पैरेंटिस की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से कभी कभी K+ बढ़ जाता है ना, हाइपर कैलेमिया हो जाता है ना, सॉरी हाइपोकैलेमिया हो जाता है ना, तो वो भी सिचुएशन कंट्रोल में रहती है, लिपिड प्रोफाइल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड डायबिटीज़ की वजह से बहुत बार सेकेंडरी अल्ट्रासोनोलिज्म हो सकता है, वो भी नहीं होगा, सो दैट इज़ देयर। एंड देन ऑन विड्रॉवल ऐसा हाइपरटेंशन होगा नहीं। नाउ विल बी गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्लास दैट इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और ARBs। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स अलग चीज़ होती है, बराबर। कैप्टोमिल का क्या इफेक्ट था कि इट विल ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एक्शन ऑफ angiotensin 1 and not of the angiotensin 2,
एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स भी वो काम ही करने वाले, बराबर, ये एक्शन था उसका। तो अगर एंजियोटेंसिन 1 को वो इफेक्ट कर रहे हैं, अगर एंजियोटेंसिन 1 को वो एंजियोटेंसिन 1 के इफेक्ट को अगर वो ब्लॉक कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि एंजियोटेंसिन 1 की अगर अपने इफेक्ट को ब्लॉक कर दिया तो दैट एंजियोटेंसिन 1 विल नॉट बी एबल टू react with your converting enzyme, that is kinase 2, and get converted into angiotensin 2, बराबर है, क्योंकि आपने एंजियोटेंसिन 1 के सारे इफेक्ट्स, सारे रिएक्शंस ब्लॉक करके रखे हुए हैं, करेक्ट है। बाद में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का तो अलग ही चीज़ होती है, बिकॉज यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन 2 के दो रिसेप्टर्स हैं, एक एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 2 टाइप 2 रिसेप्टर। तो ऐसा है बेसिकली, तो मतलब लोसार्टन है and one of the angiotensin receptor blockers ARBs, and it is selective and 81 antagonist, ओके, सिलेक्टिव 81 पे काम करता है। एंड बोथ सब टाइप जो भी हमने जो रिसेप्टर्स देखे, एंजियोटेंसिन टाइप 1, एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर, ये दोनों ही जी प्रोटीन कवर्ड रिसेप्टर्स हैं, ओके। और ज़्यादा करके जो इफेक्ट्स हैं, जितने में आपको इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, एनिपेसन मोटर रिटेंशन हो गया, एंड एल्डोस्टेरॉन का जो रिलीज़ है वो भी हो गया, एल्डोस्टेरॉन का रिलीज़ है फिर रेगुलेशन बोल दो, ये तीनों इफेक्ट्स जो है ये ज़्यादा करके एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर से ही काम होते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 जब जाता है तो एंजियोटेंसिन टाइप 1 के थ्रू से ही ये सब काम करवाता है वो, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो सब अभी मैंने देखा हुआ है ऑफकोर्स कि एंजियोटेंसिन 2 का बेसिकली काम क्या है, ठीक है। और और एक एक्स्ट्रा हमने तो सिर्फ 3 इफेक्ट्स देखे थे, और एक एक्स्ट्रा काम ये है कि डिक्रीज द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन बाय प्रमोटिंग CA2+ इन्फ्लक्स। तो ये भी हमको पता नहीं था कि CA2+ इन्फ्लक्स को प्रमोट करता है, उसका जैसे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देन ये जो है कार्डियक आउटपुट को तो अपने को पहले से पता था। ये और एक और चीज़ क्या था कि और क्या है यार, हाँ बाकी सब तो अपन ने देख ही लिया है वैसे। नाउ विल गो ऑन दीज थिंग्स। लोसार्टन, सो लोसार्टन जो है वो 10,000 टाइम्स मोर सिलेक्टिव फॉर 81 देन 82 रिसेप्टर। तो हमने अभी भी देखा कि 81 रिसेप्टर ज़्यादा अच्छा है वो एज कम्पेयर टू 82 रिसेप्टर। इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगनिस्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो मतलब ये क्या करेगा ना, इट विल बेसिकली कम्पीट विद एंजियोटेंसिन 2 टू बी मोर स्पेसिफिक। इट इज़ द वन इज गोइंग टू कम्पीट विद एंजियोटेंसिन 2, क्योंकि ये कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है, ठीक है। कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट दो चीज़ कर सकता है ये, ओके। वही मतलब हो गई एक्चुअली, इनवर्स एगोनिस्ट का भी वही मतलब हो गया ऑलमोस्ट। does not block any other receptor or ion channel except thromboxane A2 receptor। तो thromboxane A2 receptor को भी करता है ये, ठीक है। लीविंग बारिंग A2 रिसेप्टर्स वो थ्रोम्बोसिन A2 रिसेप्टर का भी काम ये कर सकता है। अच्छा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ARBs ओवर ACEs इज दैट नो पोटेंशिएशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन। तो यहाँ पर जो ब्रैडिकाइनिन का लफड़ा हो रहा था कफ का, वो उनको बिल्कुल देखने को मिलेगा ही नहीं, करेक्ट है। तो वो पोटेंशिएशन जो है ब्रैडिकाइनिन का बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, ओके। तो वो एक चीज़ है। तो लोज़ैटन के हाँ मतलब उसमें ऐसा भी है कि एडवांटेज ये भी है, देयर विल बी मोर कंप्लीट इनिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन, नो ऑल्टरनेट पाथवे फॉर A2 जनरेशन। मतलब कैसे है कि जब एस लिमिटर्स की बात करते थे ना, तो एस लिमिटर्स में भले ही आप एंजियोटेंसिन 1 के जितने भी इफेक्ट्स उसको रोक के आप रोक देते थे, उसके रिएक्शंस को रोक देते थे, तो सीधी सी बात है कि वहाँ से एंजियोटेंसिन 2 बनने का तो कोई मतलब उठता ही नहीं है। बट देयर आर ऑल्टरनेट पाथवेज वाया विच एंजियोटेंसिन 2 कैन बी फॉर्म्ड। बट जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करते हैं, तब क्योंकि हम रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर रहे हैं, तो एंजियोटेंसिन 2 के बनने का कोई ऑल्टरनेट पाथवे आता ही नहीं है। देयर इज़ नो ऑल्टरनेट पाथवे वाया विच वी कैन फॉर्म सच थिंग्स, एंड मोर एंजियोटेंसिन 2 इज प्रोड्यूस्ड वेयर विच एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर रिमेन अनब्लॉक्ड। तो हाँ, ये कुछ ज़रूरत नहीं है, बट अपन ये बोल सकते हैं कि देयर इज़ मोर कंप्लीट इनिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर, जो ACE नहीं कर पाते थे, बट ARBs कर सकते हैं। और दूसरा एक है कि ब्रैडिकाइनिन का तो हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम है ही नहीं।
दूसरी बात मैं आपको बोल रहा था कि सिलेक्टिव तो 10,000 वो तो आपको पता ही है। हाँ, और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, वो याद रखना है आपको को। वैसे दोनों का मतलब सेम ही होता है, बट ठीक है, आप याद रखो। एन एक्सेप्ट थ्रोम्बोक्सिन ए टू रिसेप्टर, ओके, मतलब थ्रोम्बोक्सिन ए टू रिसेप्टर को भी करता है ब्लॉक, ओके। अब नेक्स्ट का जो है वो अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट है ही नहीं, थोड़ा सा ही बाकी है, मैं ख़त्म कर देता हूँ रोसेटन का। रोसेटन कॉसेज फॉल इन बीपी इन हाइपरटेंशन, फॉल इन बीपी करवाएगा ये, ऑफ कोर्स फॉल इन बीपी तो होगा ही। हाँ, उसका एक्शन 24 घंटे तक रहता है। सो रोसेटन का एक्शन जो है वो 24 घंटे तक है। अभी प्रॉब्लम ये है कि कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस आर नॉट इंटरफियर्ड। सेम जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैप्टोप्रिल के अंदर भी कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस जो थे, एल्डोस्टेरोन रिफ्लेक्सेस जो थे, या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो था, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा था वहाँ पर। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल। सेम कैप्टोप्रिल का भी लिपिड प्रोफाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका भी कोई लिपिड प्रोफाइल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। और कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी हैज़ बीन नोटेड, ठीक है। सो नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इंसुलिन सेंसिटिविटी, कुछ भी ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं दिखा गया है, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो माइल्ड यूरिकोज यूरिक, मतलब यूरिक एसिड को यूरिन में निकालता है ये। सो मैं इट्स अ माइल्ड यूरिकोज यूरिक, याद रखो, इट्स अ माइल्ड यूरिकोज यूरिक। सो नेक्स्ट थिंग जो भी है सी सी बी, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।